एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अब आप कन्याकुमारी से अगर जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को जो बस के धक्के होते हैं वो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ट्रेन से प्राकृतिक दृश्यों का मजा लेते हुए पहुंच सकते हैं। अब इससे क्या होगा, आपके व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और वहां पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से आर्थिक विकास की संभावना भी बढ़ जाएगी। और ये काम हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब पुल का उद्घाटन किया गया है इनके द्वारा। और ये विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल के रूप में जाना जाएगा और ये बनाया गया है सिंधु की सहायक नदी चिनाब के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हैं। तो किस पे बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा चिनाब नदी पे ये बनाया गया है। और ये जो पुल बनाया गया है वो ऐसा नहीं है कि आज ही की ये सोच है, ये 42 वर्षों से निर्माणाधीन थी। ये जो प्रोजेक्ट था जिसका उद्देश्य था कि कश्मीर घाटी को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। पूरी तरह से विद्युतीकृत ये होगा और 272 किलोमीटर लंबा रेल गलियारे का ये हिस्सा रहेगा और इसके द्वारा व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास की जो संभावना है वो बढ़ेगी। और ये जो होगा उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना की पूर्णता को चिन्हित करेगा। ये तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि सिंधु की किस सहायक नदी पे ये पुल बना है, ये पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि क्या ये पूर्णतः विद्युतीकृत है, तो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो विद्युतीकृत ही हो रही हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक रेल लिंक का माध्यम बनेगा। तो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन बनेगा कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का निर्माण कहाँ हुआ है, तो चिनाब नदी पर। बस यही क्वेश्चन बनने हैं आपके। बांग्लादेश में पहले जो नेता थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था, एक तरह के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान का चित्र था यहाँ के नोटों पर। अब बदल करके वहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य होंगे और जो राष्ट्रीय धरोहर की चीजें होंगी उनको जो है इसमें शामिल किया जाएगा और हिंदू बौद्ध मंदिरों को भी इसमें दर्शाया जाएगा। ये जो बदलाव हुआ है वो मुख्य रूप से ये जो बदलाव किया गया है ये इसलिए राजनीतिक जो अस्थिरता आ रही थी उसको देखते हुए ऐसा किया गया है। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ के जो करेंसी थी उसमें परिवर्तन करके हिंदू बौद्ध मंदिरों को दर्शाया गया है, तो आप बांग्लादेश बोल सकते हो। या ये पूछा जा सकता है हिंदू बौद्ध मंदिरों को किस नोट में परिवर्तन करके दर्शाया गया है, या कि पहले किसकी जो है इसमें तस्वीर देखने को मिलती थी, तो शेख मुजीबुर रहमान की मिलती थी, ये बोल सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य और पूरा स्थलों को शामिल किया गया है या स्थान दिया गया है कहाँ की नोटों को, तो आप जो बांग्लादेश है उसका नाम दे सकते हो। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन मैटर वही रहेगा। और साथ में ये क्यों ऐसा हुआ है, तो राजनीतिक अस्थिरता के चलते ऐसा हुआ है। बस आपको ये ध्यान रखना है क्या चीजें शामिल हुई हैं, पहले क्या चीज शामिल थी और क्यों करी गई है। 3 टॉपिक इससे बनेंगे। राजनीतिक उथल पुथल के बीच ली जे म्यूंग ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति अगर हम बात करें वो कौन बने हैं, तो ली जे म्यूंग ये जो है वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। और पार्टी किस पार्टी से संबंधित है,
तो डेमोक्रेटिक पार्टी से ये संबंधित है। कहाँ के हैं? तो दक्षिण कोरिया को याद रखिएगा, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, तो दक्षिणी कोरिया का ये देखिए साउथ कोरिया। उनकी जीत रूढ़वादी नेता यू सुक येओन के निष्कासन के बाद एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिन्हें विवादास्पद मार्शल लॉ लागू होने के बाद हटा दिया गया था। ये हटे हैं यानी किसके पहले कौन थे ये पूछा जा सकता है। यू सुक येओल जो है पहले थे, उनके स्थान पे आए हैं जे म्यूंग। आर्थिक पुनरुद्धार व्यावहारिक कूटनीति के वादे वाली पृष्ठभूमि के साथ ली ने उत्तर कोरिया अमेरिकी व्यापार तनाव और ध्रुवीकृत घरेलू परिदृश्य की बढ़ती चिंताओं के बीच नेतृत्व संभाला है। अब इनके पास जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं? तो आर्थिक पुनरुद्धार करना है, व्यावहारिक कूटनीति के वादे वाली जो पृष्ठभूमि मिली है उसके साथ परिवर्तन। ली ने उत्तर कोरिया अमेरिकी व्यापार तनाव, जो उत्तर कोरिया और अमेरिकी व्यापार के बीच तनाव हो रहा है वो, और ध्रुवीकृत घरेलू परिदृश्य पर बढ़ती चिंताओं के बीच ये नेतृत्व इन्होंने संभाला है। यानी इन सब के बीच इनको काम करना पड़ेगा इन चुनौतियों के साथ। तो बेटा कोई भी बड़ा पद होगा तो चुनौतियां तो होंगी ही, और होनी भी चाहिए, तभी तो मजा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। विटोल्ड वाका और यांग यांग फिर बने वाड्रा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी विटोल्ड वाका अध्यक्ष बने हैं और यांग यांग उपाध्यक्ष बने हैं। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा फाउंडेशन बोर्ड ने स्वतंत्र अध्यक्ष विटोल्ड बाका और उपाध्यक्ष यांग यांग को तीसरे और अंतरिम 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। अब वाडा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो ये कार्यकाल कितना हो जाएगा? 3 साल का, और जो 1 जनवरी 2026 से 28 के अंत तक प्रभावी रहेगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बांका को 36 वोट मिले हैं, 2 वोटों ने मतदान में भाग नहीं लिया है। तो किसके मतदान में भाग नहीं लिया है? तो बांका के, विटोल्ड बांका के मतदान में। और ये कौन है? अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इनको टोटल वोट कितने मिले थे? 36 वोट मिले थे, जिसमें 2 लोगों ने मतदान नहीं किया है। 38 थे जिसमें 36 लोगों ने मतदान किया है। और यांग यांग की अगर बात करें, जो उपाध्यक्ष हैं ये सर्वसम्मति से चुने गए हैं। ठीक है, ये सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इनको उनके वोट मिले हैं। बोर्ड के विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया है। शिक्षा, जो उद्देश्य होगा वो शिक्षा होगा। एथलीट जुड़ाव, वैज्ञानिक अनुपालन को मजबूत करके दुनिया में स्वच्छ खेल की सुरक्षा के लिए काम करने का इनका जो है उद्देश्य मिलेगा देखने को। और इसके लिए इन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है कि हम जो काम करेंगे वो वैज्ञानिक अनुपालन को मजबूत करके दुनिया भर में स्वच्छ खेल की सुरक्षा के वाड्रा का मिशन है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे बेटा। एक बन सकता है कि कौन अध्यक्ष और कौन उपाध्यक्ष चुना गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और इनका कार्यकाल क्या रहने वाला है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और वाडा का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, ये हो सकता है। और साथ में किसके लिए इन्होंने वाडा ने संकल्प लिया है, तो ये आपके टॉपिक्स बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिविल वगैरह में जैसे ऑप्शन दे दिया और उसमें पूछा कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या सही है। तो जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा यार बहुत इजी है, एग्जाम तक तो याद ही रहेगा। लेकिन बार बार जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम टाइम तक भूल भी जाएंगे कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था।
इसलिए रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है लुइस मोंटेनेग्रो, फिर बने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। लुइस मोंटेनेग्रो को हाल ही में हुए आम चुनाव के बाद एक बार फिर कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल का। केंद्र दक्षिणपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं ये, पीएसडी के, और डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता। मोंटेनेग्रो की वापसी उस समय हुई जब देश में राजनीतिक संतुलन नया रूप ले रहा है। इस बार संसद में दूर दक्षिणपंथी चेंगा पार्टी दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर हम देखें तो दक्षिणपंथी चेंगा पार्टी है। चेंगा की मांगों के बावजूद मोंटेनेग्रो ने फिलहाल किसी भी तरह के संवैधानिक सुधार से इनकार किया है। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई संवैधानिक सुधार हम नहीं करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत करके सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने पे इन्होंने बात करी है। तो मेन लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी सबसे जो ताकतवर पार्टी की बात करें तो वो दक्षिणपंथी चेगा पार्टी होगी। और ये कहाँ पे है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पुर्तगीज आए थे पुर्तगाल, ऐसे पूरा घूम के आए हैं भारत, ठीक है। और बताइए, और हम लोगों को जरा सा घूम के किताबें ही पलटनी है, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अर्बन अड्डा 2025 महिलाओं ने सभी के लिए सुरक्षित समावेशी शहरों की मांग करी है कि सभी के लिए सुरक्षित समावेशी शहर मिले, और ये पुरजोर कोशिश हुई है लैंगिक समावेशी शहरी डिजाइन के लिए। अर्बन अड्डा इसमें बहुत ज्यादा नहीं है न्यू, अगर आप कोई वो लिखते हो ऐसे टाइप में उसमें दे सकते हो महिलाओं के लिए। और ये जो शुरुआत हुई है राहगीर फाउंडेशन द्वारा आयोजित हुई है मांग, और उद्देश्य उजागर करना था कि भारत की शहरी संरचना और गतिशील प्रणाली किस प्रकार महिलाओं को उपेक्षित करती है, इसलिए इनको वो अधिकार मिले। आरबीआई ने 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक की घोषणा की है जून 2025 में। 4 से 6 जून 2025 तक अपनी 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित की गई है, और जो अध्यक्षता करी है वो गवर्नर सी संजय मल्होत्रा के द्वारा करी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा अध्यक्षता करी गई है, तो संजय मल्होत्रा जी के द्वारा। और बदलते वैश्विक परिदृश्य और घरेलू परिस्थितियों के बीच हुई। इसके प्रमुख फैसले विकास, समर्थन, मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की दिशा में इंगित करते हैं। अब जो प्रयास है वो ये है कि मूल्य स्थिरता के बीच जो आपका विकास, समर्थन है और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाया जाए, ऐसा कोई कदम उठाया जाए। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक हुई है 58वीं, और 59वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी होगी किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है इटली के मिलान में, ध्यान रखिएगा। तो इटली के मिलान में 58वीं जो वार्षिक बैठक है एशियाई विकास बैंक की, उसका आयोजन किया गया है। और उज्बेकिस्तान में 3 से 6 मई 2026 तक इसकी जो बैठक है वो
59वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, इटली के बाद किसको मेजबानी मिल रही है? उज्बेकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिविल में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यह बैठक ऐतिहासिक शहर समरकंद में आयोजित की जाएगी। तो समरकंद क्यों चर्चा में आया है? या हिस्ट्री में आपने समरकंद पढ़ा भी होगा। तो समरकंद किस से संबंधित है, किस शासक से? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या सीधे पूछ लिया जाएगा कि एशियाई विकास बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा और 58वीं का कहाँ हुआ है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दुनिया की सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से ये एक है, और वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इसके सदस्यों का आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भाग ले रहे हैं, तो कौन कौन भाग ले रहा है? आधिकारिक जो प्रतिनिधि मंडल है वो, और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भाग ले रहे हैं। तो दो को ये याद रखिएगा। कहाँ हुई है, कहाँ होगी, और समरकंद क्यों जो है चर्चा में है, या दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से कौन आएगा चर्चा में, वो पूछा जा सकता है। और यहाँ पे किन किन ने भाग लिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। साथ में ये भी बन सकता है कि इटली अगर हम देखें तो ये किन किन सागरों से घिरी हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लिगुरियन सागर है, तिरहेनियन सागर है, एड्रियाटिक सागर है, आयोनियन सागर है, और ये जो है भूमध्य सागर है। ये पूरा भूमध्य सागर है, उसमें ये जो छोटी छोटी जगह है वो सागर। क्लियर हो गया? तो इटली किन किन से जुड़ा है सागरों से? तो इधर देखेंगे आप लिगुनियन, एक बार और देख लीजिए, तिरहेनियन, इधर आप देखेंगे तो एड्रियाटिक, इधर देखेंगे तो आयोनियन सागर। और सिसिली का इटली क्यों चर्चा में है? क्या भूकंप आते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार होते हैं? ठीक है, अब कार्सिका फ्रांस का और सर्दिनिया जो है इटली का भाग है। ये भी यहाँ पे आपको क्या द्वीप की महाद्वीप क्या बोलेंगे? द्वीप। ये दोनों देखने को मिलेंगे। और अगर हम इटली की बात करें तो फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया से, स्लोवेनिया से ये सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, और लैंडलॉक नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये देखो सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे करंट तो मैं बता ही रही हूँ। तमिलनाडु ने धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है। यहाँ पे ये फ्लेमिंगो आती हैं, और इस वजह से ये प्रवासी आर्द्र भूमि पक्षी हैं। इस वजह से धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य यहाँ पे घोषित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और 5 जून 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी रामनाथपुरम जिला, तो जिला ध्यान रखिएगा कौन सा है, रामनाथपुरम है, ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य यहाँ पे घोषित किया गया है। यह अभयारण्य 524.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 524.7 हेक्टेयर। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इसका हिस्सा है। यह निर्णय मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के साथ लिया गया है। यह कदम दक्षिण भारत में जो आर्द्र भूमि संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है। प्रवासी आर्द्र भूमि पक्षी, विशेषकर जो यहाँ पे ग्रेटर फ्लेमिंगो है, उनका संरक्षण,
के उद्देश्य से ये अभयारण्य घोषित किया गया है। ये प्रवासी प्रजाति पर कन्वेंशन भी हम मान सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। ये इसके साथ ही उत्तरदायी पर्यावरणीय पर्यटक, स्थानीय आजीविका और जैव विविधता के प्रति जन जागरूकता को भी इसके द्वारा बढ़ावा मिलता है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि तमिलनाडु में कहाँ पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है, तो धनुषकोडी में, या धनुषकोडी में कौन सा अभयारण्य घोषित किया गया है, या ग्रेट फ्लेमिंगो किससे संबंधित है, या ये पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया, तो कब किया, तो विश्व पर्यावरण दिवस या 5 जून 2025 को किया, ये पूछा जा सकता है। और जिला पूछा जा सकता है कि क्यों चर्चा में है रामनाथपुरम, तो धनुषकोडी का रामनाथपुरम जिला याद रखिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आ सकता है। और प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो का संरक्षण इसका उद्देश्य होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आना बेटा क्वेश्चन यहीं से है, तरीका चेंज हो सकता है, तो हर तरीके से हर क्वेश्चन को आपको तैयार करना है ताकि अगर इस टॉपिक से पूछे तो आपका गलत ना हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।